हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे लव डेथ एंड रोबोट्स के सीजन 3 को। इस वीडियो में मैंने सारे एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 3 रोबोट्स को देखते हैं जो कि मानवता का सर्वेक्षण करने आए हुए होते हैं कि मानवता ने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से मानवता हमेशा के लिए खत्म हो गई और रोबोट्स ऐसी गलतियां ना करें। जहां वो एक सर्वाइवल कैंप में आते हैं जहां पर इंसानों ने आपस में ही एक दूसरे को मार रखा था और उन्हें वहां पर पता लगता है कि जब सरकार ने एक रूल निकाला कि वो बिल्ली से बड़े जानवर जैसे कि हिरन को मार कर ही अपनी जिंदगी चलाएंगे, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और जैसे ही धीरे धीरे करके सारे जानवर खत्म हो गए तो इंसानों ने एक दूसरे की बस्ती पर हमला कर दिया, क्योंकि खाने की बहुत कमी हो चुकी थी और सारे गरीब लोग ऐसे ही आपस में लड़कर मारे गए। फिर वो तीनों रोबोट एक ऑयल रिग पर आते हैं जहां विनाश के दौरान जो इंसान बच गए थे वो यहाँ पर मछलियों को खाकर जिंदा रह रहे थे, पर समुद्र की खाद्य श्रृंखला माइक्रोप्लास्टिक से भर गई थी। और इस जगह पर रहने वाले ज्यादातर लोग टेक करोड़पति थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टेक्नोलॉजी उन्हें बचा सकती है और उन्होंने इंसानों के बजाय रोबोट्स पर ज्यादा भरोसा किया और यहीं से रोबोट्स की इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। फिर वो तीनों रोबोट्स एक माइन में आ जाते हैं जहाँ पर मनुष्य के नेता विनाश के टाइम छुप कर रह सके और जब हाहाकार खत्म हो जाए तब वो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन वहाँ पर भी सब लोग मर चुके थे। उन्हें वहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है जिसके आधार पर उन्होंने जो खेती शुरू की थी वो एक फंगस के कारण खराब हो चुकी थी और उन्होंने एक कठोर लोकतंत्र अपनाया, यानी कि वो इंसानों को मारकर ही खाने लग गए थे। वहाँ पर चारों तरफ लाशों को देखकर रोबोट्स को यही लगता है कि क्या अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। फिर वो तीनों रोबोट एक स्पेस एजेंसी में आते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान थे उन्होंने मार्स पर जाकर जीवन को बिताने का सोचा, पर उन्हें बाकी के इंसानों की कोई फिक्र नहीं थी। वो चाहते तो अपने इस प्लेनेट को ही यानी कि अर्थ को पहले जैसा बना सकते थे, पर उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के बदले लालच को चुना और उनके पास सारे उपकरण थे जिसकी वजह से वो अर्थ को दोबारा से पहले जैसा बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तभी वो रोबोट्स देखते हैं कि उनमें से एक रॉकेट लॉन्च हुआ था और उन्हें काफी खुशी होती है कि चलो एक इंसान तो बच पाया। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जो इंसान बच गया था वो दरअसल इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ला था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर आकर शिप पर मौजूद इंसानों पर हमला कर देता और कैप्टन और उसके साथी को मारकर शिप में ही छुप जाता है। फिर हम टोरेन को देखते हैं जो कि अपना नया लीडर चुनने के लिए वोटिंग करता है और वोटिंग में एक तगड़ा इंसान जीत जाता है जो कि टोरेन को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास भेज देता है। तब टोरेन जैसे ही उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है वो क्रैब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे बताता है कि उसे एक फेडेन आइलैंड पर जाना है और उसे भूख लगी है, इसलिए उसे मांस भी खिलाओ। तब टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ एक सौदा कर लेता है कि वो उसे ना मारे और वो उसे फेडेन आइलैंड पर पहुंचा देगा और उसे कैप्टन के लॉकर की की भी चाहिए। तब वो क्रैब मॉन्स्टर वहां पर वॉमिटिंग कर लेता है और टोरेन उस की को लेकर ऊपर चला जाता है जहां वहां पर सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे थे और नीचे आखिर ऐसा क्या हुआ। तब टोरेन वहां से भागकर कैप्टन के रूम पे जाकर उसके लॉकर को खोलकर वहां से गन निकाल लेता है और उनसे कहता है कि उसने उस क्रैब मॉन्स्टर से बात की और वो फेडेन आइलैंड पर जाना चाहता है, यानी कि वो मॉन्स्टर वहां पर इंसानों को खत्म करके काफी हाहाकार भी मचा सकता है, पर उसको अभी भूख लगी है और हम इंसानों के अलावा उसे खिलाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और हम लोगों को साथ मिलकर फैसले लेने होंगे, ना कि सिर्फ एक ही इंसान फैसला ले। तब वहाँ पर मौजूद लोग जो लीडर बना था उसे पकड़कर उस क्रैब मॉन्स्टर के आगे फेंक देते हैं और वो क्रैब मॉन्स्टर उसे खा जाता है। टोरेन एक योजना बनाता है कि उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडेन आइलैंड न ले जाकर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं कहता। तब टोरेन दोबारा से वोटिंग शुरू कर देता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने सर्कल बनाया तो उस क्रैब मॉन्स्टर को उस सुनसान आइलैंड पर छोड़ देंगे, अगर तुमने एक्स बनाया तो उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडेन आइलैंड पर छोड़ देंगे, जिसका मतलब होगा कि हजारों लोगों की मौत। तब सभी लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग के रिजल्ट आने पर टोरेन उन लोगों से कहता है कि मैं अपने बीच 2 कायरों को पहचानने में सफल हुआ हूँ, क्योंकि उसने वोटिंग पेपर पर गुप्त निशान लगा दिए थे और उसे पता लग गया था कि वो 2 कायर कौन है और वो उन दोनों को गोली मार देता है और उन दोनों को भी उस क्रैब मॉन्स्टर को खिला देता है। तब वो शिप पर बैठा हुआ होता है तो शिप के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर टोरेन को अंदर बुलाता है और टोरेन जब अंदर जाता है तो वो क्रैब मॉन्स्टर उसे कहता है कि उन्हें भूख लगी है और टोरेन वहाँ पर देखता है कि उस क्रैब मॉन्स्टर के काफी सारे बच्चे भी होते हैं और टोरेन उस क्रैब मॉन्स्टर से कहता है कि वो फेडेन आइलैंड पहुंचने ही वाले हैं। तब टोरेन अपने साथियों से
कहता है कि वो सोने जा रहा है और ये बुरा वक्त जल्दी टल जाएगा। और जब टोरिन सो रहा होता है तो उसके जो बचे हुए साथी होते हैं वो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोरिन वहाँ पर नहीं सो रहा था बल्कि उसने पिलोज रखे थे वहाँ पर। तब टोरिन पीछे से उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है, पर वो देखता है कि उनमें से एक इंसान जिंदा है। तब वो उसे कहता है कि तुमने सही किया, उन लोगों का साथ नहीं दिया। तब वो दोनों मिलकर उन सभी मरे हुए लोगों को उस क्रैब मॉन्स्टर को खिला देते हैं। तब टोरिन उस इंसान से कहता है कि उसने वोटिंग पेपर पर निशान नहीं लगाए थे क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों ने उस पर एक्स ही लिखा था और वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और फेडेन आइलैंड के हजारों लोगों के बारे में नहीं। इसीलिए टोरिन ने उन सभी लोगों को मार दिया था। तब टोरिन उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो फेडेन आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो तेल के डिब्बे हैं उन्हें फोड़ देता है और उन पर आग लगा देता है, जिससे कि वो क्रैब मॉन्स्टर टोरिन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन टोरिन वहां पर छोटी बोट लेकर भाग जाता है और वो क्रैब मॉन्स्टर आग में जलकर शिप के साथ ही खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मार्था और बार्टन को देखते हैं और वो दोनों एस्ट्रोनॉट होते हैं और अपने लैंडर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर गर्मी बढ़ जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि बार्टन मारी जाती है। और मार्था जब दोबारा अपने लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और वो 12 घंटे बाद दोबारा कांटेक्ट कर सकती है और उसका लैंडर उससे लगभग 141 किलोमीटर दूर होता है। तभी उसका ऑक्सीजन कम होने लग जाता है और वो बार्टन के सूट से अपना ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट कर लेती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और तब वो बार्टन को कैरी करके आगे बढ़ रही होती है और कुछ दूर चलने पर मार्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तब वो एक खुद को इंजेक्शन देती है जो कि नशे का होता है और जब वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे यही लगता है कि बार्टन जिंदा है क्योंकि उसे आवाजें आने लग गई थी। जब वो चेक करती है तो बार्टन मरी हुई थी और जब वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे फिर से आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि वो बार्टन नहीं है और वो जिस किसी की भी आवाज थी वो सिर्फ मार्था से बात करने की कोशिश कर रही थी। तब आगे बढ़ने पर मार्था को काफी कमजोरी महसूस हो जाती है। फिर से वो दोबारा एक नशे का इंजेक्शन लेती है जिसकी वजह से उसके अंदर साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं और वो काफी चिड़चिड़ी भी हो जाती है क्योंकि उसे उस आवाज से काफी ज्यादा इरिटेशन होने लग गई थी। तब वो आवाज मार्था को बताती है कि वो एक मशीन है जिसका नाम आयो है और ये पूरा ग्रह ही एक मशीन है और उस ग्रह की जितनी भी ऊर्जा होती है वो सभी बार्टन के शरीर के अंदर जा रही होती है क्योंकि वो बार्टन के दिमाग को स्टडी कर रही होती है। तभी वहां पर मार्था जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो चल चल कर काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी वहां पर वो देखती है कि बार्टन दोबारा से खड़ी हो चुकी है और वो मार्था को उठाकर आगे बढ़ रही है। तभी जब मार्था को होश आता है तो वो एक जगह पर होती है और उसका ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है और उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है। तभी वो आयो को कहती है कि बार्टन क्या सच में तुम मुझे सुन पा रही हो? तब मार्था आयो से कहती है कि क्या बार्टन सच में वहाँ है? तब आयो उसे हाँ कहती है। तब आयो मार्था को वहाँ से कूदने के लिए कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा पर तुम्हारी आत्मा को संरक्षक किया जा सकता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब मार्था खुद को एक आखिरी नशे का इंजेक्शन लगाती है और यही सोचते हुए नीचे कूद जाती है कि या फिर वो हमेशा के लिए जीने वाली है या फिर ये उसका आखिरी सपना है। आयो एक मशीन है और उसका फंक्शन होता है उन्हें जानना और मार्था जब नीचे कूद जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और उसकी बॉडी के खत्म होते ही वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी ब्लास्ट पूरे मून पर फैल जाता है। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि मार्था के विल्सन अर्थ स्टेशन से कांटेक्ट कर रही होती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मार्था भी अब आयो के साथ जुड़ चुकी है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड में आकर इंटीमेट हो जाते हैं और उनके हाथों एक गॉड की मूर्ति भी नीचे गिर जाती है। तभी आसमान से वहां पर एक लाइट गिरती है और कब्र से मुर्दा लाशें बाहर निकलकर ज़ॉम्बी बनके उन लोगों को काट लेती है और फिर वो ज़ॉम्बी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और शहर पर भी लोगों पर हमला करके उन्हें काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरा शहर ही ज़ॉम्बी से भर चुका था। और जब गवर्नमेंट को इसका पता लगता है तब वो सोल्जर से कहकर उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कहते हैं और सोल्जर्स भी ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। तब कुछ ज़ॉम्बीज केमिकल फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहां पर एक केमिकल से भरा ट्रक होता है जिसके ब्लास्ट होते ही कुछ ज़ॉम्बीज केमिकल रिएक्शन के कारण काफी बड़े हो गए थे और वो मुंह से आग भी छोड़ रहे थे। इसके बाद गवर्नमेंट काफी सख्त कदम उठाती है और पूरे अर्थ पर न्यूक्लियर अटैक कर देती है जिसके बाद पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक मिशन पर आए हुए होते हैं। तभी उनका लीडर नेल्सन अपनी दूसरी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर दूसरी टीम की तरफ से उसे
उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब वो पहाड़ चढ़कर जब ऊपर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी दूसरी टीम में सभी लोग मर चुके थे और एक भी सोल्जर नहीं बचा था। तभी उनके सामने एक भालू आता है जो कि एक तरीके का किलर रोबोट होता है और उसी ने उसकी दूसरी टीम को मारा था और वो उन लोगों पर भी हमला करने लग जाता है और नेल्सन की टीम के भी कुछ मेंबर्स को मार देता है। तभी वहां पर मॉरिस आ जाता है जिसके हाथ में एक डिवाइस होता है और उससे एक आवाज निकलती है और उस आवाज को सुनकर वो भालू वहां से भाग जाता है। तब मॉरिस उन लोगों को बताता है कि वो डार्क फोर्स में था और इस पहाड़ी पे एक सीक्रेट जगह है जिसका नाम है आइजनहावर और वो भालू भी वहीं से आया है। CIA ने इस जगह को 2002 के हमले के बाद बनाया था और वो भालू एक तरीके का किलर मशीन है जो कि बॉम्ब से भी खत्म नहीं होगा, गोलियों का तो उस पर असर नहीं होता क्योंकि वो काफी एडवांस्ड रोबोट होता है। उसके बाद मॉरिस जब उन लोगों को सीक्रेट बेस पर लेकर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर उस भालू ने सभी सोल्जर्स को भी मार दिया था और ये देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं उस भालू को खत्म करने का। तब मॉरिस उन्हें एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर काफी हथियार रखे हुए थे और वहाँ पर एक और रोबोट होता है जिसका नाम होता है मार्सबॉट जो कि एक डिफेंस टाइप रोबोट होता है, यानी कि वो रोबोट जान बचाने के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद सभी सोल्जर हथियार उठाकर उस भालू को मारने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जब मॉरिस उस भालू को अंदर बुलाता है तो वो भालू उसके पीछे से आता है और मॉरिस को मार देता है। ये देखकर मार्सबॉट भी उस भालू पर हमला करने लग जाता है जहाँ भालू मार्सबॉट को भी खत्म कर देता है। वो रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल था कि सोल्जर्स के बार बार गोलियों और RPG से अटैक करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो भालू अचानक से बंद पड़ जाता है और सोल्जर्स के सामने गिर जाता है जहाँ फॉलिन को यही लगता है कि भालू अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो भालू उसकी टांग को काट देता है और बाकी सोल्जर्स पर भी हमला करने लग जाता है जहाँ नेल्सन उस पर RPG से अटैक करता है और वो भालू दो हिस्सों में टूट जाता है। पर तब भी वो एक सोल्जर को मारने वाला होता है लेकिन नेल्सन तभी काफी गुस्से में आ जाता है और उस रोबोट के सर पर बार बार वार करके उसे खत्म कर देता है और एंड में उसे यही लगता है कि ये मिशन खत्म हो गया। तभी उस रोबोट भालू से एक बॉम्ब बाहर निकलता है और वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम डॉक्टर एफ्रियल को देखते हैं जो कि स्पेस में दूसरे स्पीशीज से उनके ज्ञान को सीखने के लिए आए हुए होते हैं और उनसे सीख कर वो स्वाम में आते हैं और तब वो डॉक्टर गलीना से मिलते हैं जहाँ डॉक्टर गलीना उन्हें बताती है कि उन्होंने 15 से भी ज्यादा एलियन स्पीशीज की खोज की है जो कि स्वाम की प्रजातियों के साथ रहती है। तब गलीना एफ्रियल को नेस्ट के और भी अंदर तक लेकर जाती है और वो देखता है वहाँ पर एक क्वीन होती है जो कि पूरे नेस्ट का एक केंद्र होता है और क्वीन को जैसा भी वर्कर चाहिए होता है वो खुद बना लेती है, जैसे कि कुछ वर्कर उसके लिए खाना पहुंचाते हैं और कुछ वर्कर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तब गलीना एफ्रियल से यहाँ आने का असली मकसद पूछती है जहाँ एफ्रियल उसे बताता है कि हमें बस एक क्वीन का सैंपल चाहिए जिससे कि इंसान अपनी खुद की क्वीन विकसित कर सके और हजारों वर्कर्स को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन गलीना पहले तो राजी नहीं होती लेकिन बाद में राजी हो जाती है क्योंकि एफ्रियल उसे कहता है कि वो सारे जीव जैविक मशीन है और वो स्वाम के लिए काम करे या हमारे लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद एफ्रियल अपने पाँव से सिंथेसाइज फेरोमोन को बाहर निकालता है और कुछ वर्कर्स पर लगाकर उन्हें कंट्रोल करके क्वीन का एक फर्टिलाइज अंडा भी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर बहुत समय बीत जाने के बाद कुछ वर्कर्स आकर एफ्रियल को बताते हैं कि गलीना को पकड़ लिया गया है और एफ्रियल जब उस तरफ जा रहा होता है तो योद्धा चाहती उन सभी वर्कर्स पर हमला करके उन्हें मार देती है, लेकिन एफ्रियल उनसे बचकर भाग रहा होता है लेकिन वो सभी योद्धा आकर उस पर एक साथ अटैक करते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे स्वाम के पास लेकर आते हैं जहाँ स्वाम ने गलीना की बॉडी पर अपने टेंटिकल्स चुबाकर उसे कंट्रोल कर रही थी और उसके जरिए एफ्रियल से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि वो भी स्वाम की प्रजातियों में से ही एक है। एफ्रियल और गलीना ने जो प्रयोग किए थे उसकी वजह से जेनेटिक प्रोटोकॉल ट्रिगर हुए जिसकी वजह से स्वाम का जन्म हुआ और उसकी विशेषता होती है अक्लमंदी। भले ही वो कुछ हफ्तों की होती है पर उसके अंदर लाखों सालों की मेमोरीज होती है। लाखों साल पहले ऐसे ही एक एलियन प्रजाति ने स्वार्म पर हमला किया लेकिन स्वार्म उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और उन्हें तुम हमसे जुड़कर अपनी प्रजाति को बचा सकते हो और उसके बाद स्वार्म ने उनकी प्रजाति को अपना गुलाम बना लिया और यही प्रस्ताव वो इंसानों के लिए भी रखती है। लेकिन एफ्रियल उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि इंसान तुम्हारे गुलाम कभी नहीं बनेंगे और स्वार्म एंड में उसे कहती है कि आशा है कि तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बातें याद आती। एपिसोड 7 शुरू होता है और हम मेसन को देखते हैं जहाँ उसके गोडाउन में चूहे उसके खाने की चीजों को बर्बाद कर रहे होते हैं। तब मेसन उन चूहों को मारने के लिए अपने गोडाउन में जाता है और एक चूहे को मार देता है और जब वो चूहे को देखता है तो वो चूहा काफी अलग लग रहा था। तभी वहाँ पर काफी सारे चूहे मेसन पर अटैक कर देते हैं और मेसन वहाँ से बाहर आ जाता है और चूहे मारने वाली कंपनी
को कॉल करता है, जहाँ कंपनी वाले उसे बताते हैं कि मनुष्य ने पर्यावरण को काफी दूषित कर दिया है और जानवर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। और तब कंपनी वाले चूहों को मारने के लिए मिशन को लेजर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ 4 लेजर उसे अपने गोडाउन में लगाने होंगे। और जब लेजर को शुरू किया जाता है तो वो लेजर मिशन की बिल्ली को ही मार देते हैं, जिसके बदले मिशन कंपनी वालों से डिस्काउंट भी मारता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेजर चूहों को मार रही होती है, लेकिन वो चूहे काफी चालाक होते हैं और उन लेजर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तब मिशन दोबारा से कंपनी वालों को कॉल करता है और कंपनी वाले उसे बताते हैं कि चूहे काफी तेज हो चुके हैं, इसीलिए वो मिशन को उन्हें मारने के लिए नया किलर रोबोट देता है, जिसका नाम होता है TT-15, जो दिखने में बिल्कुल एक बिच्छू जैसा था। और TT-15 आते ही चूहों को मारना शुरू कर देता है और काफी सारे चूहों को मार भी देता है। और एक दिन जब मेसन अपने गोडाउन में जाता है तो वो देखता है कि TT-15 और चूहों के बीच जंग हो रही थी और TT-15 ने काफी सारे चूहों को मार दिया था, लेकिन चूहे फिर भी उससे फाइट कर रहे थे। जहाँ चूहे TT-15 पर अटैक करके उसे काफी नुकसान पहुंचा देते हैं और उसे आधा तोड़ भी देते हैं, लेकिन TT-15 फिर भी चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी मेसन आकर TT-15 को गोली मार देता है और चूहों से कहता है कि अब बहुत हुआ खून खराबा। जहाँ चूहे भी मेसन को पीने के लिए वाइन देते हैं, लेकिन वो वाइन काफी कड़वी होती है पर बहुत अच्छी होती है। और एंड में मेसन कंपनी वालों को रिफंड के लिए कॉल करता है। एपिसोड 8 शुरू होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जहाँ टेररिस्ट एक हॉस्टेज को पकड़कर गुफा में लेके जाते हैं और उन सोल्जर्स का मिशन होता है कि उस हॉस्टेज को उन टेररिस्ट से बचाना। उसके बाद सभी सोल्जर्स अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और उस गुफा में जाते हैं, जहाँ गुफा में अंदर जाने के बाद उन्हें अजीब सा लिक्विड मिलता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उसी हॉस्टेज की लाश मिलती है और साथ ही उन टेररिस्ट की भी, और उनकी लाशों पर से मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था, बस उनकी हड्डियां ही बची थी। तभी उनके सामने एक कीड़े आ जाते हैं और ये वही कीड़े होते हैं जिन्होंने उस हॉस्टेज और उन टेररिस्ट का ये हाल किया था। और वो सोल्जर्स पर भी अटैक करने लग जाते हैं और कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं। और जब सोल्जर्स उन कीड़ों से बचने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर बड़ा सा एक एलियन टेम्पल मिलता है और वो कीड़े भी अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कीड़े सिर्फ गुफा की सुरक्षा के लिए ही थे। और तभी हार्पर देखती है कि उस जगह से निकलने के लिए दूसरी तरफ से एक दरवाजा भी है। तब वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे होते हैं तो दूसरे कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं और एक और सोल्जर को मार देते हैं। और इसके बाद सार्ज और हार्पर ही बस जिंदा बचे थे। तभी गुफा के अंदर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ सार्ज उस आवाज की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। और जब हार्पर भी सार्ज के साथ अंदर जाती है तो अंदर उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसको जंजीरों से बांध रखा था। तभी वो मॉन्स्टर उनको हिप्नोटाइज करने लग जाता है और उनसे कहता है कि मुझे रिलीज करो। तभी हार्पर को विजन आने लग जाते हैं कि अगर ये मॉन्स्टर रिलीज हो गया तो ये पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उस मॉन्स्टर ने सार्ज को हिप्नोटाइज कर लिया था, जहाँ सार्ज उस मॉन्स्टर को छुड़वाने के लिए बॉम्ब फोड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हार्पर उन्हें रोक लेती है। तब सार्ज हार्पर पर भी हमला करने लग जाते हैं, जहाँ हार्पर मजबूरन सार्ज को मारना पड़ता है। जहाँ वो मॉन्स्टर हार्पर को दोबारा से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और एंड पे हम देखते हैं कि हार्पर ने अपने कान और आंखों को फोड़ लिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को आजाद नहीं किया। एपिसोड 9 शुरू होता है और हम सैनिकों को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक विच को मारना था। उन सैनिकों में एक सैनिक ऐसा भी होता है जो कि सुन बोल नहीं सकता। तब वो नदी के किनारे जाता है तो उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। तो वहीं सैनिकों पर उस विच को मारने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन तभी वो विच पानी से बाहर आती है, जिसका पूरा शरीर सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। और तभी वो विच जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और चिल्लाकर डांस भी कर रही होती है, जिसको सुनकर सभी सैनिकों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो सभी सैनिक डांस करने लग जाते हैं और उस विच की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जहाँ वो विच काफी जोरों से चिल्लाने लग जाती है और डांस करके उन सभी सैनिकों को अपनी तरफ ही बुला रही होती है। और वो सैनिक अपनी अपनी तलवार निकालकर अपने साथी सैनिकों को मार कर आगे बढ़ रहे होते हैं और एक एक करके नदी में डूब जाते हैं। तब वो विच उस सैनिक पर भी अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है, जो कि सुन नहीं सकता, लेकिन उस पर उसकी आवाज का कुछ भी असर नहीं होता और वो विच काफी परेशान हो जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और उस विच को देखकर वो सैनिक डरकर वहां से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। और जब उस सैनिक को होश आता है तब वह रात बिताने के लिए एक जगह पर आकर सो जाता है। और फिर हम उस विच को देखते हैं जो कि उस सैनिक से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और उस सैनिक के पास आकर उसे देखने लग जाती है और रात में उसी के पास ही सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो
वो सैनिक देखता है कि उसके बगल में एक लड़की है जो कि सोने से लदी हुई है। तब वो बिच उस सैनिक को देखकर वहां से भाग जाती है और सैनिक के मन में उसके शरीर पर लगे हुए सोने को देखकर लालच आ जाता है और उसके बाद वो सैनिक उस विच का पीछा करने लग जाता है और उसका पीछा करते हुए एक झरने के किनारे तक आ जाता है जहाँ वो विच उसे पसंद करने लग गई थी और उसे किस भी करती है। लेकिन वो सैनिक इसी चीज का फायदा उठाकर उस विच को बेहोश कर देता है और उसके शरीर से सारा सोना और हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस विच का काफी सारा खून बह चुका था। और उस विच के शरीर से सारा सोना निकालने के बाद वो सैनिक उस विच को पानी में फेंक देता है मरने के लिए और वहां से जाने लग जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस विच के खून निकलने से उस पूरे तालाब में खून ही खून हो जाता है। और जब उस सैनिक को प्यास लगती है तब वो उसी तालाब का पानी पीता है, जिसको पीकर वो बेहोश हो जाता है। और जब उस सैनिक को होश आता है तो उसे सुनाई और उसकी आवाज भी आ रही थी, जिसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। और फिर हम उसी विच को देखते हैं जिसको होश आने पर वो अपने शरीर को देखती है तो उसे काफी दुख होता है अपने शरीर की ऐसी हालत को देखकर। और फिर वो उस सैनिक को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वो सैनिक भी उसकी आवाज पर डांस करने लग जाता है क्योंकि उसे सुनाई देने लग गया था। और डांस करते हुए वो सैनिक पानी में आगे बढ़ता है और एंड में वो सैनिक पानी में डूबकर मर जाता है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये वेब सीरीज और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज यार कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि आपका प्यार और सपोर्ट दोनों ही इस चैनल को मिल रहा है। तो भाई मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।